उठ जाओ बच्चा लोग, हम आपको फिर से उठाने आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट में हमने ये बात खत्म की थी कि टेक्सोनॉमी हमने खत्म किया था। पिछले क्लास में हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था हम लोगों ने, द लिविंग वर्ल्ड। तो मैंने जहाँ तक पहले भी बात की थी कि जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो रिवीजन कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो रिवीजन कीजिए, और जो 10th पास करके 11th में जाएंगे, जिन्होंने बायोलॉजी चूज कर ली है और सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बन के रहूँगा, तो उनके लिए भी है मेरी वीडियो कि हाँ, जो तुम देख रहे हो, आपको ही बोल रही हूँ मैं कि एक एक बच्चा, आप ही एक एक बच्चा, आप हुए चाहे वो बच्चा हुआ, चाहे आपका दोस्त हुआ, चाहे कोई भी हुआ, एक एक बच्चा बायो को एक आसान तरीके से, जैसे कुछ समझेगा ही नहीं कि बायो एक्चुअली में होती क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो जिनको लगता होगा कि चलो बायो तो अच्छी आती थी, चलो लेकिन फिजिक्स बहुत टफ होता है, इसकी वजह से हमने सेलेक्ट कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगी। आप कमेंट करके बताना कि कौन से टॉपिक को पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट में बस टॉपिक बताते जाइए, मुझे आइडिया होते जाएगा, मैं बनाते जाऊंगी वीडियो और आपको पढ़ाते जाऊंगी, ठीक है। तो आज ये सब की बातें करते हुए, ताकि हालांकि मैं नई नई हूँ और आप सब भी हमसे नए नए जुड़ रहे हो तो नहीं जानते होगे, तो इसलिए मैंने बोला कि हाँ, मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी, बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगी, तो इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी और फिजिकल एजुकेशन भी रिलेटेड विथ योर बोर्ड्स, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी। और अगर आपको चाहिए कि सोशल के बारे में, जैसे हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, पॉलिटी के बारे में पढ़ो, ये सब चीज़ों के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो मैं इसके लिए भी एक अलग से बाद में ट्राई करूँगी कि रिलेटेड विथ योर जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स की अगर तैयारी करना चाहते हो तो मैं ये दूसरे चैनल पे वीडियोस लेके आऊँगी। अभी मैं फुल कंसंट्रेट की हूँ आप लोगों पे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लाइफ का सवाल है, और सवाल तो उधर का भी है, लेकिन आप लोगों का मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोगों में थोड़ी सी मेहनत भी है। तो ये मत सोचो कि आपने बायो लेके गलती किया है, क्योंकि फिजिक्स आपको नहीं आती है, तो मतलब ऐसे मत सोचो, मन का फियर निकालिए, सोचिए कि हमें कुछ नहीं आता है, बैक टू जीरो। आपको अगर बायोलॉजी भी नहीं आता है, लेकिन घर वाला का प्रेशर है या फिर आपका खुद का अपना है कि हाँ चलो मुझे बायोलॉजी लेनी है और मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो किसी का भी प्रेशर है बच्चों, बस आपको लगे कि आप आपने चूज कर ही लिया है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपने कोई चीज गलत चूज की है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप एकदम 0 पे आइए। जैसे होता है ना कि अगर हम किसी बच्चे को ना, अगर मेरे ट्यूशन में भी अगर बच्चे आते हैं तो वो बच्चे की, मैम मुझे एकदम नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब एक तरीके से कि मुझे रीडिंग करना तक नहीं आता है, तो मैं उन बच्चों को बोलती हूँ डरो मत, मेरे साथ बने रहो। अगर 1 महीना में छोड़ के भाग जाओगे या फिर मेरे साथ तुम उस तरीके का हरकत करोगे, जैसे कि हाँ आए हो, फिर आप पढ़ रहे हो और मतलब मेरे को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, घर जाके खेल रहे हो या फिर कहीं जाके कुछ और कर रहे हो, तो फिर मैं डेफिनेटली आपको नहीं सिखा पाऊंगी। लेकिन अगर आप आए हो और अच्छे से पढ़ रहे हो मेरे साथ, मतलब मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ रहे हो, घर जाके फिर पढ़ रहे हो, रात पढ़ रहे हो, दिन पढ़ रहे हो, आप डेफिनेटली सीख जाओगे, अगर हकीकत में आपके अंदर सीखने की लगन है तो। हकीकत में सीखने की लगन है तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार एक बात बोलती हूँ कि जो हो, जहाँ हो, जिस हाल में हो, बिल्कुल वैसे वहाँ उस हाल में उसी तरीके से शुरुआत करो। जीत क्यों नहीं जीतोगे, जीत तो होगी ही होगी, ठीक है, डेफिनेटली जीत होगी मेरे प्यारे बच्चों। और अफसोस मत करिए, आपको मैं नीट क्लियर करवाने का मैं लेती हूँ कि हाँ मैं करवाऊंगी, लेकिन आपको भी मेरे साथ साथ आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, बिल्कुल नहीं, शेयर करो बोलूँगी, ताकि आपके फ्रेंड्स जो फ्रस्ट्रेशन में हो उनको शेयर करो, उनको बोलो कि अगर हाँ चाहते हैं वो सीखना तो सीखें आके मेरे साथ, ठीक है। तो मैं शेयर करने को बिल्कुल मना नहीं करूँगी कि शेयर करो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा चैनल लाइक करो,
देखो ये नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देखिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्किप करके चले जाइए, ठीक है। इंसान को ना होता है ना कि सबसे पहले उसको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा। अगर आप कोई चीज़ उठा रहे हो, आप मेरी बात सुनो, अब आप मेरी वीडियो देख रहे होगे क्लास 11th में, तो आप क्लास 11th में आ चुके हो और आपको लग रहा होगा कि आप गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए हो। हालांकि बायो, कभी कभी हमारे साथ और बहुत सारे बच्चे होंगे, आप लोग, आप सबके साथ ऐसा होता होगा कि मैंने बायो ले ली यार, बायो तो आती है लेकिन फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ रही है। तो फियर है आपके मन का कि आपको मैथ्स नहीं आती थी तो फिजिक्स पल्ले पड़ नहीं रही है, हालांकि सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया है बायोलॉजी, तो नहीं पढ़ रही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि हाँ, आइए मेरे साथ। अगर मैं पढ़ा रही हूँ अभी, तो मैं आपको आपके एनसीईआरटी लेवल से पूरा पढ़ाऊंगी। अगर आपको, और रोज मेरे चैनल पे रोज 1-2 शॉर्ट्स जरूर आएंगे। आपकी एनसीईआरटी का ही कोई सवाल लगवा रही होंगी या तो नीट से रिलेटेड कोई सवाल। लेकिन ये मत सोच लीजिएगा कि नीट है तो बहुत हाई लेवल होगा। कभी कभी ना बच्चे होते हैं जो सोच लेते हैं कि नीट है तो बहुत हाई लेवल का होगा। डेफिनेटली ये नहीं सोचना है आपको बस ये देखना है कि मैं सिखा क्या रही हूँ और आपको सीखना है। आपको लगता है ना कि आप बैक टू जीरो आ चुके हो, जैसे मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं, मैंने कि मैं वो बात बता रही थी कि मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं, वो आते हैं, मैं नहीं आ रहा है मुझे। मैं भी बोलती हूँ ईमानदारी से साथ लगे रहोगे तो सीख लोगे, और नहीं लगे रहोगे तो छोड़ के आप भाग जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं उन्हीं सेलेक्टिव बच्चों को रखती हूँ जो मेरा साथ देते हैं, जिनको मैं बोली कि पढ़ो तो पढ़ते हैं, वो बच्चे मेरे पास हैं। अगर नहीं पढ़ते हो तो जाओ, हराम का पैसा बिल्कुल नहीं खाने का। और आप बच्चे भी फ्यूचर में बड़े होना तो किसी का हराम का पैसा मत खाना। अगर टीचर बनना तो ईमानदारी से पढ़ाना बच्चों को, क्योंकि वो ईमानदारी से, बच्चे का क्या है ना कि आप अभी उसको 2 थप्पड़ लगाओ या डांटो या मारो ना, तो वो बच्चा को लगने लगता है ना कि टीचर खराब है या हमको डांट रहा है, हमको बोल रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि वो टीचर एक्चुअली में आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको उस जगह पे देखना चाहता है, उस ऊंचाइयों को छूना चाहता है जहाँ पे वो उस टीचर का सपना होता है जाने का, लेकिन वो नहीं जा पाता है कुछ कारणों से। तो वो चाहता है कि बच्चों में वो सपना देखता है। हालांकि वो बच्चे 1 रुपया वापस देने आते नहीं हैं, फिर भी वो खुश होता है टीचर कि मेरे बच्चे वहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो इन्हीं सब के साथ आज के लिए बहुत मोटिवेशन स्टार्ट हुई, और मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगी। अगर आप ईमानदारी से बने हो तो, और नहीं बने हो तो आप जा सकते हो, मेरी वीडियो स्किप करके आप जा सकते हो। अगर ईमानदारी से पढ़ना है बच्चा तो मेरे साथ बैठ के पढ़ो। कमेंट में अगर आता है, लगता है कि कुछ चीज़ मेरे से रह गई है, मैं कोई चीज़ गलत पढ़ाई हूँ, तो कमेंट करो, वहाँ से सीखेंगे हम लोग मिलजुल के, ठीक है। कोई टीचर नहीं होता है, कोई स्टूडेंट नहीं होता है, सब लर्नर है, टीचर भी लर्नर है, आप भी लर्नर हो, ठीक है। तो हम लोग मिलके सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ओके, हम लोग मिलके सीखेंगे। मेरी कमियां आप बताओ, आपकी कमियां मैं बताऊंगी, कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगी, पॉसिबल होगा जितना मैं रिप्लाई करूंगी मैं आपको। अगर लगता है मुझे कि किसी का जेन्युइन क्वेश्चन है तो मैं जरूर वहाँ पे भी रिप्लाई करूंगी, और यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगी उस चीज़ के बारे में, ठीक है मेरे बच्चों। आज के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास 11th की चैप्टर, बायोलॉजी का चैप्टर 1। तो क्लास 11th में, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। मेरे बच्चों, हमने द लिविंग वर्ल्ड में कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था सबसे पहले कि लिविंग थिंग्स होती क्या है, ठीक है। अगर मेरे पुराने वीडियोस समझ में नहीं आएंगे बच्चा, तो मैं बताइएगा कि अगर ब्लर दिख रहा होगा या जैसा भी दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को इम्प्रूव करके दूसरी वीडियोस बना के दूंगी। हालांकि मेरी स्टार्टिंग है और मेरा बचपन से ही सपना रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पे जाऊं जहां पूरे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकूं। मेरा ये शुरू से सपना रहा है कि मैं फ्री एजुकेशन दे सकूं, मैं हर एक लोग को लिटरेट कर सकूं, पढ़ा सकूं, एक लोग को पढ़ा सकूं, ताकि वो बच्चे किसी और को पढ़ा सकें। क्योंकि वो इंसान होता है ना जो बहुत मजबूरियों से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ना चाहता है,
वो चीज़ इंसान ना अपने अब जो होता है ना कि एक माँ या एक पिता इतना संघर्ष करते हैं, इतना मेहनत करते हैं ताकि मेरा बच्चा आगे निकल जाए, कि जो मजबूरियाँ उसने देखी है वही के साथ मेरे साथ है। मैं चाहती हूँ कि जो जिस चीज़ से मैंने पढ़ा है, जिस मजबूरियों से, जिस जिस चीज़ से पढ़ा है मैंने, वो चीज़ आने वाले बच्चों को ईजिली अवेलेबल हो जाए, ईजिली मिल जाए। ठीक है, बहुत सारे स्कूल होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो बच्चों को सिर्फ आते हैं कि सैलरी मिल रही है, चलो काम चल रहा है। बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो बच्चा पता है बच्चा एक्चुअली में पढ़ता क्यों नहीं है? आप में पता है गलती आप में नहीं है। आप नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब गलती आप में नहीं है। ठीक है, टीचर को उस टॉपिक को ऐसे क्लियर करना चाहिए ना, पहला तो टीचर को झुंझलाना नहीं चाहिए। टीचर होना इतनी आसान बात नहीं है, उसका माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए, चाहे घर में उसकी लड़ाई हो रही हो लेकिन वो बच्चों के सामने जब आए तो मुस्कुराता हुआ आए। टीचर को ऐसा होना चाहिए कि भले घर में लड़ाई हो रही हो लेकिन अगर वो बच्चे के सामने आ रहा है तो मुस्कुराता हुआ आए, बच्चे पे गुस्सा नहीं उतारे, किसी और का गुस्सा अपने बच्चे पे नहीं उतारे, क्योंकि वो बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है, वो बच्चे सीखने आते हैं आपके यहाँ। ठीक है, तो टीचर पहले ये होना चाहिए उसके अंदर कि शांत स्वभाव होना चाहिए। और अगर आपको नहीं आ रहा है कोई चीज़ समझ में और आप लॉयल हो अगर आप, ठीक है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है लेकिन आप लॉयल हो कि हाँ मैं ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ, मैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं मन में आता है कि चलो बैठते हैं पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है उन सब। अब ये बराबर तो नहीं ना है 5 उंगली, बराबर बिल्कुल नहीं है। ये है कि चलो ये 5 उंगली जो है हमारा बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि किसी को जल्दी लर्न हो जाता है, किसी को देर में लर्न होता है, किसी को नहीं समझ में आता है, किसी को चीज़ें 2-4 बार समझाने की जरूरत लगती है। तो डरो मत बच्चों, कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। आप मुझसे एक बार पूछोगे, एक बार रिप्लाई दूंगी, 2 बार पूछोगे, सेम क्वेश्चन पूछोगे, मैं रिप्लाई दूंगी। हाँ, अगर आप सीरियस हैं तो, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। और वो बच्चों जिनके पास पैसे नहीं है कि ट्यूशन में जाके भर सकें, उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि वो ट्यूशन में जाके दे सकें या कोई पेड बैच खरीद सकें, वो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन्हीं के लिए ये यूट्यूब पे वीडियो लेके आई हूँ कि हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप यूट्यूब से पढ़िए, आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे पढ़ के हमको ये लगता है कि मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, या अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो खोल के पढ़िए। और आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं या नई सर्कल है तो बच्चों ध्यान से सुन लो, फ्रेंड्स सर्कल एक समय के बाद नहीं काम आता है। अभी फ्रेंड्स से तुम मांगते जाओ, पैसे मांगते जाओ, एक टाइम आएगा फ्रेंड्स तुमको गरीब बोल के छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स बनाना क्यों है? ऐसे सर्कल ऐसा बनाओ जहाँ फ्रेंड्स सपोर्ट करें, जो पढ़ने वाले बच्चे हों, फालतू का तरफ माइंड डिस्ट्रैक्ट ना करवाएं। ठीक है, जो कम बोलते हो, बराबर में एकदम साथ रहते हो, मतलब इस तरीके के बच्चे जो माहौल बना के रखते हो। ठीक है, आप ये मत सोचो कि आपके पापा उसके पापा की तरह डॉक्टर नहीं है, आपके पापा उसके पापा की तरह गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो आप नहीं कर सकते हैं कुछ। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा है नहीं बच्चा। आपके पापा भले कुछ नहीं है लेकिन जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में उस विधायक का लड़का, या उस स्कूल में जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, उस स्कूल में गवर्नमेंट टीचर का बच्चा आ रहा है, चाहे जो आ रहा है, इसका मतलब आपके पिता ने अफोर्ड करके वहाँ भेजा है, तो आपको उसका बदला देना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रॉपर मार्क्स लाने पड़ेंगे। चलो, मैं ये बता दी ना कि आपको करना पड़ेगा। इसको करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपको ये कि आपको लगता है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता, मैंने 9th निकाल दिया ऐसे, 10th निकाल दिया ऐसे मस्ती में, मेरे को बोर्ड्स पढ़े नहीं थे तो मुझे याद नहीं, मुझे बिल्कुल सूझता नहीं था, तो मेरे मस्ती में मेरे बोर्ड्स के मार्क्स खराब हो गए। ठीक है, खराब हो गए ना मार्क्स, कोई बात नहीं, खराब हो जाने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, अब आ चुके हो क्लास 11th में, तो 0 से स्टार्ट करो, मेरे पास आओ, मैं आपको 0 से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ।
चाहे फिजिक्स का कोई चैप्टर का टॉपिक फंसे, चाहे केमिस्ट्री का, हालांकि मैं तो चैप्टर फर्स्ट से लाइन से पढ़ाते जाऊंगी, फिर भी आपको लगे, और मैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। चाहे आपका कोई इंग्लिश का कॉन्सेप्ट हो, कोई भी स्टोरीज बुक में कुछ भी फंस रहा हो, या फिजिकल एजुकेशन फंस रहा हो, या बायोलॉजी फंस रही हो, या केमिस्ट्री या फिजिक्स फंस रही हो, आके हमसे पूछिए, ठीक है। मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। और जो बच्चे और वो बड़े लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके पास अगर मेरी वीडियो गई हुई है कि वो बच्चे हैं, मतलब वो बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अगर मुझसे कुछ पढ़ना है तो वो मुझे कमेंट करेंगे यहाँ से। मैं उनके लिए अभी दूसरा चैनल लेके आऊँगी। मेरा दूसरे चैनल पे आप जाके वीडियोस देखेंगे, लाइक हिस्ट्री का कोई टॉपिक क्लियर कराना होगा तो मैं वहाँ पे कराऊंगी। कोई आपको ज्योग्राफी का क्लियर कराना हो, या फिर कुछ आपको पॉलिटी से पढ़ाना हो, ठीक है, मेरे समझाने पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप ईमानदारी से मेरे साथ पढ़िए, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। मैथ्स का कोई क्लियर करना हो कुछ टॉपिक्स, तो उनको भी मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगी, क्योंकि वी आर लर्नर, हम लोग लर्नर हैं, ठीक है, सीख रहे हैं हम लोग। तो मैं भी सीखती हूँ, हर रोज सीखती हूँ, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, और हर रोज सीखती हूँ, हमेशा नया नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरा बायोलॉजी से मन भर गया है तो मैं कभी हिस्ट्री उठा लिया करती हूँ। कुछ साइंस के बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि हिस्ट्री बोरिंग है, तो अभी आप बच्चे रिस्क मत लो। हिस्ट्री आना है तो 12th के बाद आ जाएगी, ठीक है, अभी तो बिल्कुल रिस्क मत लो। अभी आइए, पढ़िए। अगर हकीकत में जुनून है कि हाँ मुझे नीट का निकालना है, तो नॉलेज लेना गलत बात नहीं है, पढ़ते रहिए। कभी कभी मन हो तो हिस्ट्री उठा के पढ़ लिया कीजिए, नॉलेज मिलती जाएगी। नहीं तो मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, आप बच्चों को मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, नीट वालों को। हाँ, मैं उनको फोर्स कर रही हूँ, जो फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ जो वो बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है, या जिनको रेलवे वगैरह की एग्जाम निकालना हो, जिसको एसएससी जीडी वगैरह का एग्जाम निकालना हो, ठीक है। तो इन्हीं सब के साथ बहुत सारा मोटिवेशन हो गया बच्चों, स्ट्रांगली चलो, ठीक है। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि लिविंग बींग्स होते क्या हैं, लिविंग को हम कैसे पहचानेंगे। तो 2 कैरेक्टर्स होता था, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होता था और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता था। तो डिफाइनिंग में क्या होता था ना कि एक्सेप्शंस नहीं आते थे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। डिफाइनिंग में एक्सेप्शंस नहीं आते हैं, पर कैरेक्टरिस्टिक में एक्सेप्शंस आते हैं, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक में एक्सेप्शंस आते हैं, और किस तरीके का, अब देखेंगे हम लोग किस तरीके का एक्सेप्शंस आते हैं। तो डिफाइनिंग में क्या चाह रहा था ना कि ग्रोथ होता है, ठीक है, डिफाइनिंग में ग्रोथ होता है। अब ग्रोथ हम कैसे कहेंगे कि ग्रोथ हो रहा है, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। जैसे हमने समझाया था पिछले के वीडियो में कि एक झोले में एक गोभी डालोगे तो मास, थोड़ा सा मास मतलब होता है भार, ठीक है। तो एक झोले में एक गोभी डालोगे तो मास हल्का होगा, 2 गोभी डालोगे यानी कि 2 और डाल दोगे तो 3 हो गई, तो मास ज्यादा होगा। तो ये ट्विन्स हैं, ठीक है, ट्विन ग्रोथ है, जैसे ट्विन डिफाइनिंग फीचर है ये ग्रोथ का, कि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स देन इंक्रीज इन मास। सेल्स बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। डेफिनेटली सबको समझ में आ रहा है ना कि कोई भी चीज भारी करते जाओ तो उसका मास बढ़ते जाता है, ठीक है, उसकी वेट बढ़ते जाती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में रिप्रोडक्शन था कि हम लिविंग बींग्स को कैसे पहचानेंगे कि वो लिविंग है, ताकि वो रिप्रोड्यूस करें। तो एक सवाल फंसता है कि अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो जो हमारे किन्नर समाज के लोग आते हैं, ठीक है, हमारे वो स्टेराइल कपल्स होते हैं, जो किन्नर समाज के लोग को भी छोड़ो, जो स्टेराइल कपल्स होते हैं, जो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, या देयर यंग वंस, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, क्या वो तब लिविंग में नहीं आते हैं? वो सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं हमारे साथ, पी रहे हैं हमारे साथ, चल रहे हैं हमारे साथ, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो लिविंग में नहीं आते हैं? डेफिनेटली बच्चा वो लिविंग में आता है, लेकिन वो एक्सेप्शंस प्रेजेंट होते हैं। मैंने बोला ना कि डिफाइनिंग फीचर में एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। वर्कर बी में एक बीज के प्रजाति में एक वर्कर बी आता है, ठीक है, वो भी यंग बंस को नहीं प्रोड्यूस करता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी वो होता है जो
जिसमें जो हमारे, अगर हम 2 कदम पे भी चल रहे हैं, हमारे आसपास कोई इंसान दिख गया, कोई आदमी दिख गया, कोई जानवर दिख गया, कोई प्लांट्स दिख गया, तो जो जिसमें फ्लोरा और फना दोनों इंक्लूड हो। फ्लोरा और फना क्या होता है अब, तो फ्लोरा क्या होता है बच्चा लोग, और फना क्या होता है, तो प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स को ही फ्लोरा और फना बोला जाता है, जो कि अगर हर एक एक कदम पे दिख जाता है, हर एक एक कदम पे। वो एनिमल्स आप देखेंगे जो कभी आपने देखा ही नहीं होगा, जिनका आप नाम भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इन्हीं सबको बोला गया, अब बहुत बड़ी थी, ठीक है, इन्हीं सबको मिला के बोला जाता था बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी आया है हमारा, तो अब हम लोगों को क्लासिफिकेशन की जरूरत है। तो अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि अब बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी हो गई है, तो उनको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। अब इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है तो पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो उनका नाम कैसे जानेंगे, तो उनका पहले नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। पहले आइडेंटिफाई करो कि वो किस तरीके का है, फिर उसका नाम रखो, उसका नॉमेनक्लेचर रखना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि आइडेंटिफिकेशन उनका करेंगे, ठीक है। पहले उनका नाम रखेंगे, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, नाम रख के आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब हमने नाम रख दिया आलू, तो आप शायद विदेश में जा रहे होंगे तो आलू नहीं ना जानते हैं उस नाम से, शायद आपके यहाँ का आलू विदेशों में भी होगा। अब जैसे सब जगह की लैंग्वेज अलग अलग है, उसी तरह उस चीज़ को बुलाने का नाम भी तो अलग अलग होगा ना। जैसे हमारे इंडिया में आओ ना, वो हमारे इंडिया में किसी दूसरे स्टेट में जाओगे ना, तो बहुत लोग भोजपुरी नहीं जानते हैं। हमारे इंडिया में आओ तो बहुत लोग भोजपुरी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट के लोग भोजपुरी नहीं जानते हैं। तो अब उसी तरह बात हुई कि तो हम लोगों की एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, जो ऑल ओवर इंडियंस जो को पता होती है, हमारी इंग्लिश, ठीक है। इनफैक्ट हम दूसरे भी देश के लोगों से इंग्लिश जानते हैं, कॉमन नेम होता है इंग्लिश। इंग्लिश में हम लोग बात कर सकते हैं, बाकी हमारे लोकल लैंग्वेजेस में नहीं बात कर सकते हैं। इसी तरह प्लांट और स्पीसीज का भी जो नाम है वो हम आलू बोल दिए, तो क्या विदेश के लोग भी आलू ही बोलते होंगे? बिल्कुल नहीं बोलते होंगे। तो इनका साइंटिफिक नाम दिया गया। साइंटिफिक नाम देने के लिए हमको रखना 2 बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर रखना पड़ा। बाइनोमियल क्यों बोला गया? क्योंकि बाइनोमियल इसलिए बोला गया कि जेनेरा और स्पीसीज आया, ठीक है, जीनस और स्पीसीज। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा क्या है? जेनेरा है, जीनस है, और इंडिका क्या है? स्पीसीज है, ठीक है। तो नाम रखा गया। अब इनको और बोला गया कि जो हम लोग जेनेरा को लिखेंगे, तो जेनेरा को लिखेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है, और बाकी जो स्पीसीज होगा वो स्मॉल लेटर से होगा। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। चलो नाम तो रख देंगे, पर नाम रखेंगे किस बेस पे? ठीक है, चलो हमने नाम रख दिया, मान लो नाम रख दिया कि बैगन का नाम रख दिया, आम का नाम रख दिया, ठीक है, मेढक का नाम रख दिया राना टिग्रीना, और जैसे आम का रख दिया मैग्नीफेरा इंडिका, इस तरीके का सबका नाम रख दिया, सोलेनम ट्यूबेरसम, ये सब नाम रख दिया हम लोगों ने, ठीक है, पोटैटो का। तो चलो हमने नाम तो रख दिया, लेकिन अब बताओ कि इतनी सारी चीज है, इतनी सारी चीज है, नाम रख दिया, इतना सारा नाम रख दिया हम लोगों ने, ठीक है, लेकिन अब हमारी बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा बड़ी है, इतनी ज्यादा बड़ी है कि हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर हमको कहना पड़े कि मुकेश को बुलाओ, ठीक है, चलो हम मान लिए कह दिए कि मुकेश को बुलाओ, अब हम मुकेश को बुला के लाए कहाँ से? हमको उनका घर पता होना चाहिए, उनकी फैमिली पता होना चाहिए, फैमिली मेंबर का नाम पता होना चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें वो किस इलाके में रहते हैं। जिससे हमारा होता है किंगडम, आगे आएगा आपका, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि किंगडम होगा। फिर उसका हमारा होता है कि किंगडम के बाद होता है फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। तो जो होता है हम लोगों का ये सारी चीज, जैसे हमने कह दिया मुकेश को बुला के ले आओ, मुकेश पहले हमको पता होना चाहिए कौन इलाका में रहता है, पहले हमको उसका स्टेट पता होना चाहिए कि वो किस में रहता है, जैसे यूपी में रहता है कि बिहार में रहता है कि दिल्ली में रहता है।
फिर उसके बाद वो भी स्टेट बहुत बड़ा होगा, ठीक है, उस स्टेट में भी बहुत सारे लोग होंगे। तो हम बोले कि चलो इस स्टेट में ये मोहल्ला पड़ता है या ये कॉलोनी पड़ती है, इसमें से ले आओ। अब उस कॉलोनी का भी बहुत सारा नाम होगा, ठीक है, बहुत सारा उस टाइप के कॉलोनी होंगे, लेकिन तो बोलेंगे ना कि हाँ इनका गली नंबर ये है और ये जगह है, तो फिर बोलेंगे कि तब ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलो हमको इनका फैमिली बताओ कि ये किसके घर से बिलोंग करते हैं, तो किसी गार्जियन का नाम बोला जाता है, ठीक है, कि ये इनके घर के बच्चे हैं, ठीक है, ये इनके घर का मुकेश है। तो फैमिली में आ गए। फैमिली के बाद मेरा आता है कि वो किसके उनके पापा का क्या नाम है, ठीक है। या तो फैमिली में आने के बाद हमको पता चलता है कि इनके घर आ जाओ, अब ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, अब मुकेश मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है क्लासिफिकेशन कि बायोडाइवर्सिटी में हम लोग प्लांट्स का, एनिमल्स का नाम तो रख देंगे, लेकिन हम कहते हैं पूरे विश्व में हमको मोदी जी बुला रहे हैं कि मुकेश आ जाओ, तो कौन मुकेश जाएगा आखिर, कौन जाएगा मुकेश, कहाँ के मुकेश को कैसे बुला रहे हैं। तो जब तक उसकी जगह नहीं बताएंगे, उसका स्टेट नहीं बताएंगे, उसका इलाका नहीं बताएंगे, उसकी फैमिली नहीं बताएंगे, तब तक वो कैसे जाएंगे मुकेश, तो हम नहीं पहचान पाएंगे। तो ऐसे ही हमको क्लासिफिकेशन जब किए तो हमको जरूरत पड़ा। अब जैसे देखो मैमल्स बोले, अब एक वर्ड आता है टैक्सा, क्या आता है, टैक्सा। तो एक वर्ड आता है हमारा टैक्सा, देखो टैक्सा। तो टैक्सा होता क्या है एक्चुअली, टैक्सा क्या होता है बच्चों की, देखिए मैमल्स भी क्या है, टैक्सा है, कैट्स भी क्या है, टैक्सा है, डॉग्स क्या है, टैक्सा है, सब आता है हमारा टैक्सा में। तो टैक्सा को पढ़ने के लिए अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब टैक्सा तो अलग अलग होते हैं, अब टैक्सा मैमल्स को भी हम टैक्सा बोल दिए, प्लांट्स को भी टैक्सा बोल दिए, सबको टैक्सा बोल दिए, ठीक है। तो अब एक वर्ड आएगा टैक्सोनॉमी, ठीक है। मेरे साथ नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है, नोट्स बनाते जाइए और राइट डाउन करते जाइए, ठीक है। मेक योर नोट्स एंड राइट डाउन। ये मत सोचिए कि स्कूल के नोट्स से काम चल जाएगा, वो सिर्फ हम लोग चेक कराने के लिए बनाते हैं, एक्चुअली में उससे पढ़ते नहीं हम लोग, पढ़ते खुद के बनाए नोट्स हैं, जिससे हम खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, the branch of science, the branch of science which deals with principle and procedure of classification. Procedure of classification known as taxonomy. ठीक है, the branch of science which deals with principle of procedure, सॉरी गलती हो गया एक जगह, branch of science which deals with study of principle, study of principle, study of principle, principle, study of principle and procedure of classification known as taxonomy, ठीक है। वो साइंस का वो ब्रांच जो किसी के प्रिंसिपल को, किसी के बारे में पढ़ रहा हो और पढ़ने के बाद जो प्रोसीजर है क्लासिफिकेशन का, उसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। मतलब जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, जिस तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, जिसके बेस पे हम लोग कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल्स मतलब एक तरीके से कह लें तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी, कि हाँ इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके ये प्रिंसिपल्स हैं, इनकी ये आदतें हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे बताया ना कि मुकेश यहाँ से बिलोंग करता है, ये करता है, ऐसे करता है, ये करता है, तो उसी तरह होता है टैक्सोनॉमी। क्या होती है कि इन सारी प्रिंसिपल के बारे में जैसे पढ़ेंगे हम लोग, जो साइंस जो किसी के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ रहा है और क्लासिफिकेशन का सारा प्रोसीड्यूर हो रहा है, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी भी आई कैरोलस लिनियस ने
किसने, लिख लो, नोट डाउन करो। मैं ज़्यादा लिखती नहीं हूँ, बोलती ज़्यादा हूँ, तो आपने ध्यान से सुनो और नोट डाउन कर लो। कैरोलस लीनियस, CARLOUS, कैरोलस लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी को यहाँ पे प्रमोट किया, ठीक है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी आया, ठीक है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी के साथ क्या होता है कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी अब किसमें के अंदर क्या क्या आया, एनाटॉमी आया। अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसके किसके बेस पे था, तो एनाटॉमी के बेस पे था, और ऑन्टोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी के बेस पे था, ऑन्टोलॉजी के बेस पे था, अब और हमारा सेल स्ट्रक्चर के बेस पे था, ठीक है, कि किसके अंदर कैसा सेल स्ट्रक्चर होगा। एनाटॉमी जो था इन्हीं सब के बेस पे था, ठीक है। अब सेल स्ट्रक्चर के बेस पे था, वगैरह वगैरह, मतलब सब कुछ के बेस पे था, लेकिन उसके अंदर इवोल्यूशंस नहीं थे, ठीक है। अब मॉडर्न एनाटॉमी में, मॉडर्न टैक्सोनॉमी जब हम लोग करते थे, टैक्सोनॉमी एक्चुअली होते क्या है, वही ना कि किसी की प्रिंसिपल के बारे में पढ़ो और क्लासिफिकेशन के सारे प्रोसीड्योर को देखो। तो जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी हमारी थी, वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो थी उसमें किसके बेस पे हम लोग क्लासिफाई करते थे, सेल वॉल के बेस पे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, फिर ऑन्थोलॉजी क्या होता था, ऑन्टोलॉजी क्या होता था कि इसमें ये होता था कि हाँ किस तरीके से क्या खाता है, क्या चल रहा है, बॉडी एनाटॉमी कैसी है उनकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सेल स्ट्रक्चर वगैरह, मतलब ये सब चीज़ के बेस पे किया था। और जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ NCERT में कि पहले के लोग ना क्या यूज करते थे, उनके यूज के बेस पे उनको करता था कि ह्यूमन बींग्स थे ना वो। तो हमारा क्या है ना कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो था वो एनाटॉमी के बेस पे, ये गलती हो गया था हमसे, ये ऑन्टोजेनी होगा, ऑन्टोजेनी के बेस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे, ये सब पे देखा जाता था, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये सब पे देखा जाता था। लेकिन ये नहीं देखा गया कि उनके अंदर इवोल्यूशंस नहीं लाए गए। इवोल्यूशंस क्या होता है, अब देखिए लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं बाबू। अभी हम लोगों ने ये सब लाइन से मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि इवोल्यूशंस होते क्या है। तो एक्चुअली में बच्चा, इवोल्यूशंस क्या हो रहा है ना कि पहले मॉडर्न टैक्सोनॉमी आई, कैरोलस लीनियस ने दिया, लेकिन वो किस पे बेस पे वो क्लासिफाई कर रहे थे कि ह्यूमन बींग्स जैसे होते थे ना, उनकी नीड्स होती थी कि उनको क्लॉथ्स चाहिए, फूड चाहिए, तो इस नीड पे उनको क्लासिफाई करते थे, ठीक है। इस नीड पे अब उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, इस नीड पे क्लासिफाई करते थे, तो भाई ये तो गलत चीज़ है ना। फिर सबको क्लॉथ्स और फूड की तो लगभग सारे एनिमल्स को नीड है। अब और आया तो आगे आता है सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी, ठीक है, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन आया था। सिस्टमैटिक मतलब होता है सिस्टेमा, एक वर्ड होता है, NCERT लिखी है, ठीक है, SYSTEMATIC, सिस्टमैटिक, ठीक है। सिस्टमैटिक में सिस्टेमा एक वर्ड होता है, सिस्टेमा मतलब होता है कोई भी चीज़ अच्छे से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का अच्छे से सिस्टम से रखी जाती हो, ठीक है। तो सिस्टमैटिक के अंदर क्या क्या आया, यही चीज़ आई, एनाटॉमी आया, सेल स्ट्रक्चर, ऑन्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सब कुछ आया, लेकिन साथ में ही क्या जुड़ गया, इवोल्यूशंस, ठीक है, इवोल्यूशनरी, तो इवोल्यूशंस जुड़ गया। इवोल्यूशंस मतलब क्या होता है, इवोल्यूशंस आगे जब जाएंगे तो चैप्टर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इवोल्यूशंस कैसे कैसे लोग इवोल्यूएट किए, कैसे कैसे डेवलप किया, लोग डेवलप तो कर रहे हैं ना, तो इवोल्यूशंस आता है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ने के लिए हम लोग, ठीक है, सिस्टमैटिक समझ में आ गया, टैक्सा समझ में आया, टैक्सोनॉमी समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट में फिर पूछना, मैं फिर से रिप्लाई करूंगी वहां पे, ठीक है। सिस्टमैटिक समझ में आया आपको कि सब कुछ तो था लेकिन इवोल्यूशंस नहीं थे। अरे भाई फूड, किसी को फूड या क्लॉथ्स के नीड के बेस पे थोड़ी क्लासिफाई कर सकते हैं, एनिमल को भी फूड की जरूरत है, तो कैसे हमारे और उनके बीच में डिफरेंसेस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिस्टमैटिक तरीके से उनके अंदर इवोल्यूशंस लाके किया गया। अब आता है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कि उनके अंदर कैटेगरीज कैसे हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए। इसके आगे मैं जो बोल रही हूँ उसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ उसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए।
मैं जो बोल रही हूँ उसको प्रॉपर नोट डाउन कीजिए। और मैं लिखती थोड़ा कम, अगर आपने कमेंट में बोला कि मैं लिखूँ तो आगे से मैं लिखूँगी भी, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लिखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे। हम लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में 3 वर्ड दिया होगा। एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे तो 3 वर्ड ब्लैक कलर से दिया होगा कि टैक्सॉन क्या होता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में 3 वर्ड दिया होगा कि टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची दिया होगा, और एक और वर्ड दिया होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो मैं आपको समझा रही हूँ हायरार्ची का मतलब क्या होता है। ठीक है, हायरार्की बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो क्लासिफिकेशन है ना वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। सिंगल स्टेप प्रोसेस मतलब क्या होता है कि एक स्टेप में क्लासिफिकेशन नहीं हो जाता है। मैं आगे अभी समझा रही हूँ कि किसी चीज़ को क्लासिफाई यानी बांट रहे हैं तो कैसे कैसे बांटेंगे। जैसे मैंने मुकेश का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो बांट रहे हैं, ठीक है, तो कैसे बांटेंगे। तो क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आगे हम सबसे पहले तो एक वर्ड आया था टैक्सॉन। तो सबसे पहले इसका इन्होंने आईसीबीएन के द्वारा 1956 में बोला गया कि ये टैक्सॉन है। ठीक है, टैक्सॉन को बोला गया। सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें, वास्ट है। हायरार्की मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इनको एक कैटेगरीज में रखा गया, इसी कैटेगरीज को बोला गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, और जो रैंक होते थे, रिप्रेजेंट करते थे, उनको हम लोग बोलते हैं टैक्सॉन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अब इनको बांटे कैसे हम लोग। ठीक है, तो आगे बांटने के लिए हम लोग जैसे नीचे हम लोग ना उल्टा से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आगे यहाँ पे पढ़े तो यहाँ पे होता है किंगडम। क्या होता है? KINGDOM, किंगडम, देन फाइलम। और यहाँ पे एक चीज मेरे बच्चों, फाइलम कब हम लोग यूज करते हैं? फाइलम हम लोग कब यूज करते हैं? तो फाइलम यूज करते हैं हम लोग प्लांट्स के लिए। ठीक है, और डिवीजन। चलिए, किंगडम, ठीक है, फिर हमारा फाइलम, फाइलम, ठीक है, फाइलम या डिवीजन। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि फाइलम कब यूज करते हैं, डिवीजन कब यूज करते हैं। तो फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के साथ यूज करते हैं, और डिवीजन जो है वो प्लांट्स के साथ यूज करते हैं। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली। ठीक है, फिर जीनस, फिर आता है जैसा कि हमने देखा कि एक किंगडम था। अब क्लासिफाई कर रहा है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है मेरे बच्चों। तो हमने बोला था कि मुकेश है तो मुकेश का गली मोहल्ला
फैमिली सबकी जरूरत पड़ेगी हमको जानने की, ठीक है। ऐसे हम मुकेश को नहीं पता लगा सकते हैं, सेम तरीके से हमको इसमें भी पहचानना है हमको। अगर कोई चीज हमने उठा ली है, ठीक है, तो उसका पहले वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, किस फाइलम से आता है, किस क्लास से आता है, किस ऑर्डर से आता है, किस फैमिली से आता है, कौन जीनस है, कौन स्पीसीज है, ये सब हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये बहुत कठिन नहीं है। अब ये आपको लग रहा होगा, जो नए नए आए होंगे अभी 11th में, उनको लग रहा होगा कि नहीं ये भाई क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। बने रहो, अभी समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ और आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है हमारी बटरफ्लाई, क्या है, बटरफ्लाई है, ठीक है। यहाँ पे है बटरफ्लाई, यहाँ पे मछली है, ठीक है, ये मछली है हमारी, ठीक है। और आया हमारा यहाँ पे बिल्ली है, ठीक है। अभी इन्हीं तीनों को लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉग है, चलो ठीक है। ये है हमारी बटरफ्लाई, ये फिश है, ये कैट है, ये डॉग है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी इसको लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये क्या है, बटरफ्लाई है, फिश है, कैट है, डॉग है, ठीक है। ये सबको रखा गया किंगडम में। किस किंगडम में, इसको किंगडम में क्यों रखा गया, इसको हम लोग क्यों किंगडम में रख रहे हैं, इसको हम लोग किंगडम में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर खून होता है, ठीक है, ब्लड तो सबके अंदर होता है ना। तो इसको किंगडम में इसलिए रख रहे हैं, इस खातिर रख रहे हैं कि सबके अंदर खून होता है। लेकिन अगर हम फाइलम में आते हैं तो हम इसको बांट देंगे कि जिसके अंदर हड्डी नहीं होती है उसको हटा दो यहाँ से। अब बताओ, अब कौन रह गया यहाँ पे, ये मछली रह गई, ठीक है, जिसके अंदर हड्डी नहीं होती है उसको हटा दो, ठीक है। तो ये जो मछली है ये रह गई, ये मछली रह गई, ये बिल्ली रह गई, कैट रह गई, ठीक है, ये बिल्ली रह गई, ये मछली रह गई और ये कुत्ता रह गया यहाँ पे, ठीक है। ये कुत्ता रह गया यहाँ पे, ये जो है वो कैट रह गई और ये फिश रह गई, ठीक है। ये हम बोले कि हटाओ, ठीक है। तो ये आया हमारा फाइलम में, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं कि अब खून, चलो ये तो यही छट गया ना। दूसरा में अगर बोला जा रहा है कि क्लासिफिकेशन करो, जैसे मान लो कि हम कह दें कि सारे खून वाले जानवर जो होते हैं वो किंगडम एनिमलिया में आते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किस तरीके से अलग अलग किंगडम को भी बांटा गया है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन से किंगडम बटे हैं, ठीक ना। आगे 2nd चैप्टर आने वाला है, ठीक है। तो अभी ये देखिए आप कि किंगडम में आया तो हमने कहा ना कि जिसके अंदर खून है उसको क्या करो कि इसी में डाल दो, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, कि जिसके अंदर खून है ना वो किंगडम में उसको उठा के डाल दो। लो अब तो सब आ गए। अब बोले ना हम कि चलो अब आ गया तो हम कैसे पहचाने, हम तो कहेंगे लो गर्म खून वाला है उसको लेके आओ। अब तो तितली पकड़ के उठा ले आओगे। अब हम कैसे कहेंगे कि वो कुत्ता लेके आओ, ठीक है। हमको नाम नहीं पता होता है उसका, तो हम कैसे कहेंगे कि कुत्ता लेके आ जाओ, ठीक है। कहेंगे गर्म खून वाला उठा के लेके आओ, तो जाओगे तो तुम तितली उठा के लेके आओगे। या फिर गर्म खून वाला कह रहे हैं जिसके अंदर ब्लड है, सॉरी बोलेंगे कि जिसके अंदर खून है उसको लेके आओ, तो जाओगे तो किसी को भी पकड़ के ले आओ दोगे। हम कहेंगे कि खून वाला लेके आओ, तो जिसके पास मुंह है, आंख है, कान है, एनिमल या फैमिली से बिलोंग करता हो, तो जाओगे कुत्ता पकड़ के ले आओगे, जाओगे बिल्ली पकड़ के ले आओगे, ठीक है, या तो वो तितली पकड़ के ले आओगे। फिर हम कहें कि नहीं
लेके आना खून वाला, लेकिन जिसके अंदर हड्डी नहीं होती है उसको मत लेके आना, तो इसको हट जाएगी ये फिर, ठीक है। तो ये आया इसमें, तो फिर हम कहेंगे कि चलो ये तो मान लिए, अब देखो कि हम किस बेस पे छाट रहे हैं कि जिसके ना सांस लेने के लिए मतलब जिसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है उसको मत लेके आना, ठीक है। जो एक्सटर्नल ब्रीदिंग सिस्टम हो, जिसके सॉरी इंटरनल ब्रीदिंग सिस्टम हो लेकिन उसको वाटर में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाए, ठीक है। जिसके अंदर गिल्स नहीं है, लेके तो आना खून वाला, लेकिन उस जिसके अंदर गिल्स हो उसको मत लेके आना। लो अब इस बार में कैट आएगी और डॉग आएगा, ठीक है। अब ये दोनों आ गए, तो हम बोलेंगे कि फैमिली जो है कि किस फैमिली का है, तो कैट जो होता है वो फेलिस का होता है। और अब हम बोलेंगे ना फेलिडे और कैनिडे, ठीक ना। जो कैट है जो वो फेलिडे का ही होती है, और ये फेलिडे और कैनिडे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि चलो ले तो आओगे, लेकिन फेलिडे के फैमिली के को मत ले आना, कैनिडे के फैमिली को लेके आना। अब तुमको थोड़ा सा और आसान हो गया ना आसान। हम बोलेंगे कि फेलिडे के फैमिली को मत लेके आना, कैनिडे के फैमिली को लेके आना, तो इन लोग तो कुत्ता रहेगा, ठीक है। एट लास्ट आते 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 नीचे सिर्फ कौन बचेगा, कुत्ता बचेगा। इन लोग छट जाएंगे, ठीक है। ये छट रहे हैं ना धीरे धीरे। तो एनसीईआरटी एक कठिन शब्दों में एक लैंग्वेज लिखी है ना बच्चों, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, चाहे आप उसको सुबह से शाम कर दो पढ़ते पढ़ते, जब तक आप समझोगे नहीं, ठीक है। एक कठिन शब्द में एक लैंग्वेज लिखा हुआ है एनसीईआरटी। बोलता है ना कि ऊपर जाते हैं जब, तो हम लोगों की क्या होती है, सिमिलैरिटीज जो होती है वो घटती है। क्या होती है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, उस वैसे वैसे सिमिलैरिटीज जो होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो आपको जो समानता होगी वो घटती दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो समानता थोड़ी बढ़ती दिखेगी, ठीक है। ऊपर सबसे ज्यादा समान है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों को? ऊपर देखो, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, तो ऊपर सबसे ज्यादा समानता है कि नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा समानता है, फिर फाइलम के अंदर थोड़ा कम समानता है, फिर और कम समानता है, ठीक है। तो इसी बात को कहता है कि सिमिलैरिटीज जाने पे डिक्रीज होती है, आने पे इंक्रीज होती है, ठीक है। नीचे इंक्रीज होते जाती है। ये बात समझ में आ रही है ना, सिमिलैरिटीज की बात हो रही है। चलो इतना समझ में आया। चलो इतने की बात हो गई ना कि सिमिलैरिटीज हो रही है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग को पढ़ना है कि चलो, या फिर वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी बच्चों, तो अभी मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। आगे हेडिंग डाल के छोड़ना स्पीसीज। क्या हेडिंग छोड़ना? स्पीसीज। स्पीसीज से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्पीसीज से हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हेडिंग डाल के छोड़ना स्पीसीज, हम लोग स्पीसीज से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए, पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए। दिक्कत हो तो क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है, क्वेश्चन कीजिए, हम आंसर करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो आप ही लोग के लिए है, और मेरा सपना है कि हर एक बच्चा को फ्री एजुकेशन मिल पाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान से, मुझे सिर्फ इतना चाहिए जिससे मैं खुश रह सकूं, ठीक है। और मेरे बच्चे जो दिक्कत से मैं गुजरी हूँ, वो दिक्कत से मेरे बच्चे नहीं गुजरे, वो भी खुश रह सके और अपने आप को कभी हीन नहीं समझे, ठीक है। तो बने रहिए। पढ़ना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, ठीक है। अभी जल्दी ही वो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी स्कूल में पढ़ाने जाना होता है, फिर आती हूँ, फिर ट्यूशन भी पढ़ाना होता है, फिर वीडियो शूट करना पड़ता है, तो मुझे बहुत टाइम लगता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो कंटिन्यू तो नहीं रह पाएगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि रहेगी वीडियो, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।